एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर वाला आर्किटेक्चर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर था हमारा डेटा मॉडल्स एंड लेयर्ड आर्किटेक्चर, स्कीमा का आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी। नाउ दिस इज 2 टायर आर्किटेक्चर और 3। तो मैंने डायग्राम बना के रखे हैं जिससे कि आप कंपेयर कर पाए, दोनों एक साथ इसलिए ड्रॉ किए हैं सो दैट वी आर कंपेयर की दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर की। ठीक है, बेसिकली यहाँ टायर वर्ड का मतलब तो लेयर से ही है, इसको लेयर ही बोल सकते हैं आप, कि 2 लेयर आर्किटेक्चर और 3 लेयर बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ये आपको देख रहे हैं ना, ये मैंने जो मेंशन किया है ये है जैसे कि क्लाइंट 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से ये क्लाइंट मशीन है। ठीक है, पहले मैं समझा देती हूँ फिर वर्किंग समझाती हूँ। ये हमारी हो गई क्लाइंट मशीन। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एक तरीके का डेटाबेस सर्वर है जहाँ पे हमारा सारे का सारा डेटाबेस स्टोर है। ठीक है, तो डेटाबेस स्टोर है और ये है क्लाइंट मशीन। तो 2 टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है, हम जो क्लाइंट मशीन होती है ना वो डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है डेटाबेस के साथ में। ठीक है, सपोज दैट, अब इसका मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज दैट हम बैंक में खुद जा रहे हैं, पर्सनली जाते हैं। एक तो होता है कि हम इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, वो नहीं, अगर हम पर्सनली मुझे कुछ विड्रॉ करना है या मुझे कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी है, जो भी कुछ काम करना है मुझे पर्सनली बैंक में जा रही हूँ मैं। सपोज दैट मैं बैंक गई और पर्सनली मुझे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है, मान लो मुझे विड्रॉल करना है। तो क्या प्रोसीजर होता है, जब हम पर्सनल जाते हैं हमें एक छोटा सा फॉर्म टाइप का होता है जिसे हमें फिलअप करना होता है, उसमें सारी हमारी अकाउंट्स डिटेल एंड एवरीथिंग हम फिल करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक पर्सन जो विंडो पे बैठा होगा, जो भी पर्सन विड्रॉल करना है सपोज हमें, हम उसको वो स्लिप देते हैं। ठीक है, कि ये स्लिप है, इसमें वो सारी डिटेल हमारी क्या करते हैं, फिर वो अपने सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे वो वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम पे वो एक इंटरफेस ओपन करते हैं। ठीक है, एक कोई भी इंटरफेस हो सकता है जिसको वो ओपन करते हैं, जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं एपीआई, है ना। कोई ना कोई एपीआई यूज कर रहे होंगे वहां पे क्लाइंट मशीन के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, आपकी जो भी सारी डिटेल है वो उस इंटरफेस ओपन करेंगे, उसमें सारी डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो भी आपने उसमें रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे विड्रॉल करना है या जो करना है, वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है ना। तो वो सबसे पहले आपका चेक करेंगे कि मान लो मुझे 10,000 विड्रॉल करने हैं, तो चेक करेंगे कि भाई अकाउंट में है भी 10,000 या नहीं, जो भी है। यानी कि हम पर्सनली गए, उस पर्सन को हमने डिटेल फिल की, उसने इंटरफेस यूज किया और उसके बाद उसने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया डेटाबेस के साथ में, और वहां से जो भी आपने टास्क था वो परफॉर्म किया और उसको वापस से उसकी क्वेरी का आंसर मिल गया डायरेक्ट डेटाबेस से। यानी कि डेटाबेस में ही प्रोसेस हो रही है क्वेरी जो हम कर रहे हैं ना, जो पर्सन क्वेरी कर रहा है वो क्वेरी कहाँ प्रोसेस होती है, सीधा डेटाबेस में। मान लो हमें विड्रॉल करना है तो वो सीधा डेटाबेस सर्वर पे क्वेरी जाती है। जो भी इंटरफेस यूज कर रहा है, मान लो जो भी इंटरफेस वो किसी भी लैंग्वेज में बना हुआ हो सकता है, सपोज दैट जावा में बना है, जेएसपी में बना है, किसी में भी बना है, लेकिन वो उसने वो इंटरफेस को यूज करके क्वेरी प्रोसेसिंग का काम कहाँ होता है, डेटाबेस पे। यानी कि वो क्वेरी को प्रोसेस भी कर रहा है एज वेल एज पर्टिकुलर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट भी जो उसके पास आ रही है उसको देख रहा है वो, उसके बाद रिस्पॉन्ड भी खुद ही कर रहा है और डायरेक्ट इसको कर रहा है क्लाइंट मशीन को। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग टेक्निक होती है कि जो क्लाइंट मशीन होती है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है डेटाबेस के साथ। अब ये आर्किटेक्चर कम यूज क्यों होता है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसमें है नंबर ऑफ क्लाइंट्स लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड ही होते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये है, प्रॉब्लम इज दिस, कि इसमें जो भी है इंटरेक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ होता है, जिससे डेटाबेस में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि क्लाइंट सीधा डायरेक्ट डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज इसका क्या हो सकता है, इतना देख के समझ आए कि एडवांटेज क्या हो सकता है इसका। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका क्या है, इजी टू मेंटेन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, और डिसएडवांटेज में क्या बोल सकते हैं हम, एक तो इसमें सिक्योरिटी का कोई
बहुत अच्छी सिक्योरिटी अचीव नहीं कर पाते हम, क्योंकि इसमें हर क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिससे कि डेटाबेस में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो एक तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हम, और उसके अलावा स्केलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम है। स्केलेबिलिटी का मतलब कि नंबर ऑफ यूजर फिक्स्ड है। जैसे मान लो मेरा अकाउंट एसबीआई में है और मैं एसबीआई के पास जा रही हूँ कि अपना ट्रांजेक्शन पर्सनली परफॉर्म करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ जो हमारी क्वेरी को प्रोसेस करेंगे, जो वहाँ पे एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, तो वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है। तो इतने ही क्लाइंट वहाँ के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कोई और जाके एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक तो इसके अंदर इशू है कि स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, और एडवांटेज ये है कि इजी टू मेंटेन है, क्योंकि कम क्लाइंट्स हैं तो डेटाबेस को मेंटेन करना इजी है। ठीक है, तो 2 टायर आर्किटेक्चर इस तरीके से काम करता है ना। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे IRCTC में हम कोई टिकट बुक करा रहे हैं तो 2 ऑप्शन है आजकल, तो हम लोग ऑनलाइन बुक कर लेते हैं सारा इंटरफेस यूज करके। बट सपोज दैट किसी को पर्सनली जाके बुक कराना हो तो भी यही प्रोसीजर होता है ना, विंडो के उस तरफ एक पर्सन बैठे होते हैं और हमें एक फॉर्म टाइप रहता है जिसमें हमारी डिटेल्स, किस डेट में डेट ऑफ जर्नी क्या है, कितने पैसेंजर हैं, सारी डिटेल हमें फिल करनी होती है। वो फिल करके हम उस पर्सन को देते हैं। वो पर्सन क्या करता है, वो जिस मशीन पे बैठा है, मतलब उसके सामने जो पीसी है, वो उसको ओपन करेगा, उसमें आपकी सारी डिटेल फिल करेगा, और आपको फाइनल डेटाबेस प्रोसेस करने के बाद वो देखेगा कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, आपको कितनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ जर्नी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फाइनली आके वो आपको एक टिकट बना के दे देता है कि हाँ भाई यार लो, आपका टिकट रेडी हो गया है। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, 2 टायर आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है। क्लाइंट मशीन सर्वर के साथ में डायरेक्ट इंटरनेट पे है। ठीक है, तो अब वो आपने उसको रिक्वेस्ट की और उसने आपको रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकते हैं इसके। अब आते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि इसकी जो इश्यूज थे वो इसमें रिजॉल्व हो गए थे। अब मोस्टली अभी जो हम यूज करते हैं, जितनी भी वेबसाइट एप्लीकेशन है, जितनी भी वेब एप्लीकेशंस हैं, वो सारी 3 टायर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। 2 टायर यूज ऐसा नहीं है यूज नहीं होता, यूज होता है, बट एज कंपेयर टू 3 टायर आर्किटेक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूजेबल भी है। अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है, जो इसके डिसएडवांटेजेस थे, एक तो इसमें स्केलेबिलिटी हमें अचीव हुई, नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन जितनी मर्जी हो सकते हैं, कितनी भी क्लाइंट मशीन उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें डेटाबेस की सिक्योरिटी को प्रॉपर ध्यान में रखा हुआ है, यानी कि कोई भी क्लाइंट आप देखो डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो प्रोसेसेस का काम था ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। डेटाबेस के पास सब कुछ रिफाइन होके जा रहा है कि भाई ये चाहिए, इतना चाहिए। डेटाबेस सिर्फ वो टास्क कर रहा है, वो ऐसा नहीं, इसमें क्या कर रहा था बेचारा डेटाबेस, उसके पास रिक्वेस्ट भी आ रही है, वो देख रहा है क्या करना है, फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस भी कर रहा है, आफ्टर प्रोसेसिंग उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहा है प्रॉपर क्लाइंट को, सारा कुछ डेटाबेस ही कर रहा है। यहाँ पे डेटाबेस को इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन की नीड नहीं है। यहाँ हमने क्या किया, क्लाइंट मशीन के बीच में, ये जो क्लाइंट मशीन है और ये जो डेटाबेस सर्वर है, इसके बीच में क्या प्लेस हो गया, एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, बिजनेस लेयर आ गई, इसको बोलते हैं बिजनेस लेयर। ठीक है, बिजनेस लेयर आ गई। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो क्लाइंट मशीन होगी वो सर्वर के साथ भी डेटा बिजनेस लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगी, यानी उसकी जो भी क्वेरी होगी, वो प्रोसेसिंग का जो भी टास्क है, प्रोसेसिंग कहाँ होगी, सारी क्वेरीज की बिजनेस लेयर पे। ठीक है, और प्रोसेसिंग होने के बाद उस क्वेरी, उसमें क्या आ रहा है प्रोसेस में कि उसे डेटा फैच करना है, डेटा क्या करना है, उसको जो भी उस क्वेरी को करना है, फिर वो फाइनल रिफाइन होकर क्वेरी जाती है डेटाबेस के पास। और डेटाबेस क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, क्लाइंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, डेटाबेस भी रिस्पॉन्ड करता है बिजनेस लेयर को, और बिजनेस लेयर से फिर वो डेटा ट्रांसफर होता है पर्टिकुलर उस क्लाइंट को। ठीक है, अब यहाँ पे भी एपीआई से यूज होती है ना, क्योंकि जब भी कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंटरफेस पहले से बना हुआ होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है, कोई जावा यूज करता है, पीएचपी यूज करता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अब सपोज दैट मान लो ये जो टास्क हम यहाँ कर रहे थे, उसी का एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे। सपोज दैट मुझे टिकट बुक करानी है अपनी, मुझे नहीं जाना है स्टेशन, मैं क्या करूँगी, IRCTC की वेबसाइट ओपन करा, यानी कि मैं अपने सिस्टम से ओपन कर रही हूँ, तो मेरी जो मशीन होगी वो कौन सी मशीन की तरह ट्रीट होगी, एज ए क्लाइंट मशीन, क्योंकि मैं उस एप्लीकेशन को यूज कर रही हूँ। मेरी मशीन कौन बन गया, क्लाइंट मशीन।
अब उसके बाद हमारे पास जैसे ही हम उस पर लॉग इन करते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने एक यूजर इंटरफेस ओपन होता है ना। तो वो यूजर इंटरफेस जो ओपन होता है ना, वो सारा बिजनेस लेयर के अंडर आता है। इंटरफेस में हमें क्या करना है, मान लो मुझे टिकट बुक करना है तो क्या होगा, हमें बुकिंग का एक सारी चीजें हम फिल करेंगे। हालांकि हमें क्वेरी लिखनी नहीं होती, आजकल तो बहुत मतलब एडवांस हो गया है कि क्वेरी हमें नहीं आती एसक्यूएल कि हम फैच करने की क्वेरी लिखें, हमें सिलेक्ट नहीं करना है। तो क्या होगा, हमारे पास जो इंटरफेस होता है उसमें बस हम डिटेल फिल करते हैं, जस्ट वो ऑटोमेटिकली क्वेरी जनरेट हो जाती है, वहां से हमें पता भी नहीं चलता और वो क्वेरी प्रोसेस हो जाती है आगे लेयर पे। सपोज दैट आपने जैसे वहां पे फॉर्म फिल करते ना, नेम फिल कर दिया, चेक बॉक्स यूज कर लिए, बटन्स यूज कर लिए और हमने सारी डिटेल करके जब हम सबमिट कर दिया, हमारे हिसाब से हमने क्या किया, एक फॉर्म में डिटेल फिल कर दी, बट वो जो डिटेल्स हैं वो जनरेट करती है क्वेरी, वो क्वेरी के फॉर्म में जनरेट होता है और वो क्वेरी आगे जाके प्रोसेस होती है। ठीक है, अब वो क्वेरी प्रोसेस हो गई और वो समझ आया कि वो किस चीज की, क्लाइंट किस चीज की डिमांड कर रहा है, भाई उसने जो सबमिशन किया है या जो डिटेल हमें भेजी है वो क्या डिमांड कर रहे हैं, क्लाइंट की जो नीड होगी या उसकी जो डिमांड होगी वो फिर कहाँ जाएगी, क्वेरी के फॉर्मेट में कहाँ जाएगी, डेटाबेस के पास, यानी डेटा लेयर के पास। डेटा लेयर क्या करेगा, उसकी जो भी डिमांड होगी उस क्वेरी के रिगार्डिंग वो डेटा उसको प्रोवाइड करा देगा, किसको, बिजनेस लेयर को। ठीक है, अब बिजनेस लेयर के पास जब वो डेटा गया तो फिर भी वो क्वेरी के फॉर्मेट में ही जाएगा, क्योंकि डेटाबेस के पास डेटा कैसे आया था, क्वेरी के फॉर्मेट में। तो डेटा लेयर भी बिजनेस लेयर को डेटा फॉरवर्ड करेगी क्वेरी के फॉर्म में, बट यूजर को समझ में नहीं आएगा सारी डिटेल, या उसको, वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या होता है एसक्यूएल। तो उसने जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन हमारे पास भेजी थी, उस सर्वर के पास भेजी थी, उसी इंटरफेस में उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, यानी कि उस एपीआई के फॉर्म में ही उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। यानी कि जैसे उसने हमें जिस एपीआई या जिस इंटरफेस को यूज करके उसने रिक्वेस्ट की थी, उसी फॉर्मेट में उसको रिजल्ट भी डिस्प्ले किया जाएगा। तो इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन है और यहाँ पे जो प्रोसेसिंग का काम है वो बिजनेस लेयर पे डन हो जाएगा। डेटाबेस के पास फाइनल रिफाइंड क्वेरी जाएगी कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए, वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा और वो आगे रिस्पॉन्ड करेगा इन द फॉर्म जैसे उसने डेटा भेजा है। अब एडवांटेज क्या है इसका, कंपेयर करके आपको खुद ही समझ में आएगा। एक तो सिक्योरिटी अचीव हो गई जो यहाँ नहीं हो पा रही थी, है, क्योंकि क्लाइंट को इतना नॉलेज नहीं है, वो हो सकता है डेटाबेस हमारा इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है, क्योंकि क्लाइंट हो सकता है कुछ उससे डेटाबेस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन यहाँ पे उसको डेटाबेस पता ही नहीं है। अब हमें जब हम इंटरेक्ट करते हैं हमें पता है डेटाबेस कहाँ है, कौन से सर्वर पे है, कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, ना हमें पता है और हमें पता करने की नीड भी नहीं है। हमारा काम है यहाँ से इंटरेक्शन करना, उसके बाद यहाँ पे क्या चल रहा है वो इंटरनल लेवल पे रहेगा और हमें रिस्पॉन्ड मिल गया। यानी कि एक तो यहाँ पे एडवांटेज आप इसका बोल सकते हो कि सिक्योरिटी जो वहां पे लैक हो रही थी वो यहाँ पे अचीव हो गई है हमें। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत बेटर हो गई यहाँ पे, क्योंकि रीजन कि हमने बीच में डाला बिजनेस लेयर सो दैट क्लाइंट इंटरेक्ट विद द हेल्प बिजनेस लेयर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट जो यहाँ प्रॉब्लम थी स्केलेबिलिटी की, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ यूजर जो थे वो कैसे थे, रिस्ट्रिक्टेड थे, नंबर ऑफ यूजर लिमिटेड थे। यहाँ पे जितनी मर्जी नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। एक वेबसाइट है आईआरसीटीसी की, एक ऐसी वेबसाइट है जिसको सभी यूज कर रहे हैं, कोई लिमिटेड क्लाइंट तो है नहीं, नंबर ऑफ क्लाइंट है, तो स्केलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी क्लाइंट मशीन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड, ये दो चीजें जो यहाँ पे प्रॉब्लम थी वो यहाँ एडवांटेज हो गई। अब इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज तो नहीं है हाँ, बट रिस्ट्रिक्शन जरूर है। क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या था, इजी टू मेंटेन था, यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, तो उनको मैनेज करने में कई बार सर्वर के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जितना इजी ये था, मेंटेनेंस है आसान वहाँ पे भी है, बट जितना इजी टू टायर आर्किटेक्चर में था उतना यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक उसका हम बोल सकते हैं कि एक
डिसएडवांटेज है या जो भी है उसको बोल सकते हैं, बट एडवांटेज जो यहाँ रिस्ट्रिक्शंस थी वो 3 टायर में अचीव हो गई थी। यहाँ पे सिक्योरिटी और जो स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है। तो अब आप ध्यान से कंपेयर करके देख लीजिए कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है। और दूसरा इसमें, इसीलिए इसको फिर लेयर्ड भी बोल सकते हैं ना, ये वर्ड आपको दिख रहा है ना, टायर का मतलब मैंने बताया ना लेयर से होता है। तो सबसे जो लोएस्ट लेयर है उसको क्या नाम दिया है, डेटा लेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा सारा डेटाबेस, जो भी हमारा डेटा है वो कहाँ पे है, डेटा लेयर के अंदर। ठीक है, जिसको हम डेटाबेस सर्वर भी बोल सकते हैं, ये हमारा सर्वर भी है ना। तो फर्स्ट लेयर हो गई हमारी डेटा लेयर। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं जहाँ पे प्रोसेसिंग का टास्क होता है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें पढ़ाया था जहाँ पे सिंपल हमने बोला था आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, जिसको हम बोलते हैं स्कीमा ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। उसमें भी मैंने लेयर वर्ड यूज किया था। तो लेयर का मतलब ही ये है, यहाँ पे भी 3 लेयर्स के फॉर्म में काम होता है। फर्स्ट लेयर डेटा लेयर, हाउ टू स्टोर डेटा, सारी चीजें स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहेगी, डेटा लेयर में। उसके बाद प्रोसेस कैसे करना है डेटा को, क्वेरीज को, सभी चीजों की प्रोसेसिंग की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज हैं, वो सारा हैंडल होता है बिजनेस लेयर पे। यानी कि बिजनेस लेयर में सारी क्वेरी प्रोसेसिंग वाला जो टास्क है वो बिजनेस लेयर के ऊपर हैंडल होता है। और सबसे ऊपर ये जो आपको दिख रही है लेयर 3 है ना हमारी, ये है लेयर 1, ये है लेयर 2। क्लाइंट मशीन जो है वो एक तरीके से क्लाइंट लेयर है। वहाँ पे कितनी सारी भी क्लाइंट मशीन्स हो सकती हैं, क्लाइंट लेयर हो गई। तो ये लेयर फॉर्मेट में काम करता है। क्लाइंट जो भी है इंटरेक्ट करेगा, अपनी क्वेरी को सबमिट करेगा बिजनेस लेयर को, बिजनेस लेयर उसको कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी और आगे पास ऑन करेगा डेटा लेयर को। डेटा लेयर देखेगा कि क्या यूजर की नीड है, क्या उसको चाहिए, उसकी डिमांड क्या है, उसको प्रोसेस करके और वो चीज़ प्रोवाइड करा देगा बिजनेस लेयर को। और बिजनेस लेयर फर्दर उस क्लाइंट को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगी जिस फॉर्मेट में उसने क्वेरी भेजी थी, है ना। उसको हम स्टार, सिलेक्ट, स्टार और ये सब चीज़ें भेजेंगे, उसको नहीं पता। उसने जैसे ग्राफिकली इंफॉर्मेशन भेजी थी उसको उसी फॉर्मेट में रिटर्न इंफॉर्मेशन जाएगी, है ना। तो हम करते थे ना सबसे पहले, जैसे रिक्वेस्ट सेंड करते थे, रिक्वेस्ट सेंड होता था, फिर कनेक्शन क्रिएट होता था, फिर रिस्पॉन्ड होता था। वही है जो नेटवर्किंग में करते थे ना, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्ड, वही सारी टेक्निक है। ठीक है, तो ये सब करते हैं हम यहाँ पे, रिस्पॉन्ड और रिक्वेस्ट। तो ये लेयर फॉर्म, अब ये आपको अलग अलग उसमें मिल जाएगा। अगर लेयर्ड आर्किटेक्चर आता है ड्रॉ करने के लिए तो आप कोई सा भी कर सकते हो, 3 टायर वाला भी कर सकते हो, और जो हमने इससे पहले किया था स्कीमा का आर्किटेक्चर उसको भी ड्रॉ कर सकते हो अगर थ्योरेटिकल आता है। और 2 टायर अगर स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेंशन किया जाएगा कि 2 टायर आर्किटेक्चर के बारे में आप बताओ, तो आप इसमें बता सकते हो कि इसमें क्लाइंट मशीन्स होती है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट लेयर नहीं होती है। जैसे वहाँ पे इंटरमीडिएट लेयर का काम कौन कर रहा है, बिजनेस लेयर, जो कि डेटाबेस और क्लाइंट मशीन के बीच में मीडिएटर की तरह वर्क कर रही है, सारी प्रोसेसिंग को हैंडल कर रही है। बट 2 टायर आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें बता सकते हो इसमें कोई लेयर नहीं है, इसमें सीधा क्लाइंट मशीन जो होती है वो इंटरेक्ट करती है डेटाबेस के साथ में, और यहाँ पे लेयर के फॉर्म में होता है। तो ये 2 डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं, ये भी यूज होता है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन मतलब लिमिटेड है वहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, अभी भी यूज होता है। बट जितनी भी वेब एप्लीकेशन के थ्रू हम जो भी एक्सेस करते हैं, है ना, तो वो सारी जो भी हैं वो सबके सब 3 टायर आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये दोनों आर्किटेक्चर हैं, इसको आप एक अच्छे से एक्सप्लेन देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो भी हो गए डेटा मॉडल्स और आर्किटेक्चर्स वगैरह, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मेरे एंड से मैंने करवा दिया है कवर। आप एक बार सारा गो थ्रू कर लो, ठीक है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आर्किटेक्चर हो गए हमारे 2 और 3। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।